आज के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत ट्रंप को सही से हैंडल कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक बात आप कभी मत भूलिए, उनकी अब वो जो मुस्लिम लीग मूवमेंट थी जिससे पाकिस्तान बना, वो अंग्रेज के साथ नहीं आज़ादी चाहिए, उसको उससे हिंदू से आज़ादी चाहिए। ये जिन्ना का लिखा हुआ डॉक्ट्रिन है कि एक तरफ हिंदू कल्चर है, बिलीव मुगल कर रहे हैं, और आज के देश में जहां ये बहस छिड़ी हुई है कि भारत होने के लिए हिंदू होना, और हिंदू का मतलब हिंदू संस्कृति को अपनाना, भारतीयता को अपनाना, तो क्या आज के दौर में आपकी ये पुस्तक इस बात को समझाने में कामयाब होती है? देखिए, संस्कृति अपनी जगह पे है, मजहब अपनी जगह पे है। ये 5 साल की कहानी है, 5 साल 6 साल पुरानी। जर्मनी में उनके डिफेंस मिनिस्टर, जो फिर यूरोपियन की बहुत हाई ऑफिशियल बन गई, उन्होंने नेटो प्रैक्टिस के लिए गन्स नहीं थे, मतलब एक्सरसाइजेस में जाने के लिए, तो जर्मन ट्रूप्स झाड़ू लेके गए हाथ में, ये हालत कर दी थी उन्होंने। तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं, आज़ादी और इंडिपेंडेंस में बहुत अंतर है। सबसे डेंजरस कोई एक भाषण हुआ है, तो वो भाषण है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं कि हम सुप्रीमेसिस्ट हैं, हम ही मतलब हम अलग हैं। इंसान हो तुम, घमंड तुम्हारा कैसा, जिस दिन जाओगे 4 आदमी रोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने आबादी की जगह बर्बादी की। हाई टेबल पे भारत का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य आप भारत के बिना नहीं बना सकते। ये बहुत पावरफुल मैसेज है। एक किस्म का डीमन होता है, घोल होता है, जो कब्रिस्तान से बदन चोरी करता है। कहते थे शिया तो वो जात, इतनी मतलब गंदी बात है कि भारत सच में तो नहीं हार गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के दौर में जहां विश्व परिदृश्य समझना नजरियों पर निर्भर करने लगा है, अमेरिका दुनिया को कैसे देखता है, ईरान दुनिया को कैसे देखता है, चर्चा हो तो दुनिया में जिसकी नैरेटिव में जितना दम है, वो दुनिया को देखने का तरीका अपना दुनिया को दिखाने लगता है। इसी बीच में बहस छिड़ती है कि जिसके पास जितना डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पास में जितने अखबार, जिसके पास जितने चैनल, जिसके पास जितनी आंखें पढ़ने के लिए उपलब्ध होंगी, वो दुनिया को अपनी कहानी बताने लगेगा। इतिहास में हालांकि ये सत्य कहा गया है कि जीतने वाले ही अपना इतिहास लिखते हैं, हारने वालों की शायद ही कौन सुनता है। लेकिन आज के दौर में जब आप समसामयिक विषयों को देख रहे होते हैं, आपको जीतने वाले का पक्ष भी दिख रहा होता है, हारने वाले का पक्ष भी दिख रहा होता है, तो ये बड़ा असहज स्थिति होती है एक दर्शक के रूप में। जब हम किसी विषय वस्तु को कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो ये समझना कि अल्टीमेटली क्या सही है। अब क्या सही है, ये तो फिर से विजेता या प्रभावित पक्ष डिस्कस करता है। क्या सही है, आप और हम कैसे डिसाइड करें? तो इन विषयों में भी बहुत सारे वेटरन लोगों की जरूरत पड़ती है, जिन्होंने दुनिया में बदलते हुए भाव को लंबे समय से देखा है। और ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री एम.जे. अकबर साहब। सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं एक साहस करता हूं। अगर मैं कहूं कि आप बहुत बड़े पत्रकार, लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय व्यक्ति रहे हैं, तो भी ये शायद परिचय छोटा होगा। जुड़ते चले जाइए तो आप विदेश नीति की बात करें, कूटनीति की बात करें, राजनीति की बात करें, आपने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। और आज के समय में जब आप और हम साथ में हैं, उस समय पर अपनी एक पुस्तक के कारण चर्चा में है। मुगल काल में एस्ट्रोलॉजी थी। बोले थी तो सब ही उस समय लोग थे। बोले मुगल एम्पायर के लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे। बोले बिलीव का कोई साक्ष्य है? इस पर आपने एक पूरी पुस्तक लिखी है, और जब ये पूरी पुस्तक मार्केट में आती है तो रातों रात वायरल हो जाती है। आज हम इस पुस्तक पर तो चर्चा करेंगे ही आपसे, क्योंकि आप भारत में विदेश मंत्री रहे हुए हैं, भारत के लिए विदेश राज्य मंत्री का प्रभार आपने संभाला है। तो आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आपने दुनिया को देखा है। चूंकि आप पत्रकार रहे हैं, तो भाषाओं का चयन किस तरह से होता है? पत्रकारिता क्या देश के संबंधों को सुधारती और बिगाड़ती है? क्या किसी एक अखबार की पंक्ति, आज जब मेलोनी अपने देश के अखबार में ट्रंप के खिलाफ एक लाइन लिखवा देती हैं, क्या इससे अमेरिका और इटली के संबंध प्रभावित होते हैं? क्या है, क्या रशिया को आरटी का ऑफिस इंडिया में खुलवाना जरूरी था? भारत का नैरेटिव रूस के लिए मायने क्यों रखता है? इजराइल भारतीयों को क्यों पसंद करता है?
इजराइल के लिए भारतीय आईज इतनी मैटर क्यों करती हैं, इन विषयों को समझने के लिए, गंभीरता से अंदर डीप डाइव करने के लिए मैं आपसे पहले तो इजाजत चाहता हूं और आपका स्वागत करता हूं सर। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। तो पहले आपकी पुस्तक से शुरू करते हैं सर। जैसे जहाँ से भी आपकी इच्छा हो। इस पुस्तक का असल उद्देश्य क्या था, दिमाग की थॉट क्या थी? देखिए, नई कोई पुस्तक होना तो नया विषय भी होना चाहिए। सच्चाई तो पड़ी है सबके सामने, लेकिन कुछ ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जिनको पिछले 200 साल के जो हिस्टोरियंस थे उसको या तो नज़रअंदाज कर दिए थे या फिर डिलिबरेटली छुपा के रखे थे। मैंने इस पुस्तक में ये दिखाया है कि जो भी यहाँ पे राज किया है, और उनकी सबसे बड़ी राज जो सब जानते हैं मुगलों का, उनकी राज के पीछे एक राज था। और वो राज था कि वो जानते थे और समझते थे कि हम अगर हिंदुस्तान जो है और भारत जो है, भारत सिर्फ ज़मीन नहीं है, भारत भारतीय भी है, कल्चर है, एक भारतीयता भी है, एक पुराना सिविलाइजेशनल कल्चर भी है। और जब तक हम इस कल्चर के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक ना हम इसको समझेंगे, ना भारतीय ये जो लोग हैं ना वो हमें समझेंगे। तो इसलिए एक पुराना, देखिए एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष है ये सिर्फ एक कल्चर का नहीं है। सारे यूरोप में लोग जानते नहीं है कि सारे यूरोप में अभी 200 साल पहले तक एस्ट्रोलॉजी के बिना कोई नहीं कुछ करता था। और लेकिन हमारी जो एस्ट्रोलॉजी, हिंदुस्तान की जो ज्योतिष थी, भारत की जो ज्योतिष थी, वो तो मतलब अपने आप में सबसे मैं समझता हूँ कि कामयाब थी, सबसे कामयाब ज्योतिष थी, क्योंकि यहाँ की नॉलेज, लर्निंग और एक प्रचार का जो सिलसिला था बहुत ज़रूरत था। अब ये बात सुन के बहुत लोग हैरान हो जाते हैं कि जब मैं पहले से शुरू करो, हुमायूं खुद सबसे बड़े ज्योतिष थे और उनकी रोज़ जो कपड़ा पहनते थे वो कपड़ा, वो जो तारे हैं ना उनका भी रंग होता है, तो उसी के बनिस्बत पहनते थे। आज भी हमारे यहाँ कई घर में आप जाएंगे, लोग अपने कपड़ों का रंग रोज़ बदलते हैं। वही बिल्कुल इमाइन करते थे। मैं और तो नहीं बताऊंगा, आप किताब में बहुत कुछ है, लेकिन इतनी उनकी ताकत थी ज्योतिष में कि खुद कब मरेंगे उन्होंने 7 दिन 8 दिन पहले बता दिया था। क्योंकि अब एक कहानी बड़ी अच्छी है, वो रोज़ 4 पेलेट गोली अफीम की खाते थे। ओके, कि वो उनका शौक़ था। तो जो एक दिन जनवरी जब भी हो तो उनके नौकर ने, जैसे हमारे यहाँ आजकल मेडिसिन के नहीं बनते हैं, तो नौकर ने वो 4 गोलियों का पुड़िया डोज दिया, बनाने लगा ना सबके लिए। हाँ। तो बना रहा, देखें, बोले कि सिर्फ 7 ही दिन का बनाना, 8वें दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 7वें दिन सुबह उन्होंने अनाउंस किया कि तारे कहते हैं कि आज शाम को या दोपहर को एक ऐसा हादसा होगा जिससे सारी धरती कांपेगी, सारे एम्पायर टूटेंगे। मानी यानी कि वो जो है हमारे सिविलाइजेशन का एक अव्वल एक जो प्रतीक है वो है मुहूर्त। मुहूर्त में यकीन करते थे लोग। हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि ये घर से निकलते नहीं थे बिना ज्योतिष को पूछे। और उससे ज़्यादा जब उन्होंने यहाँ की ज्योतिष, यहाँ से घुल मिल गए और यहाँ की ज्योतिष की ताकत देखी, 120 साल तक उनका जो ज्योतिष राजा था, अकबर के ज़माने से ज्योतिक राय कहते थे या ज्योतिष राजा था, वो वाराणसी का पंडित था। उनके बिना पूछे ना वो किसी पे जंग करते थे, ना घर से निकलते थे, और अपनी जो ताजपोशी होती थी सब बिना ज्योतिष के, वो एक कदम कुछ नहीं करते थे। तो इसलिए यहाँ के उन्होंने फिर अकबर, जहांगीर वगैरह ने, जहांगीर की बड़ी अच्छी उनकी ये सब कुछ बाय द वे सब उनकी अपनी लिखित है, उनके अपने लिए लिख के है। तो ये किसी और सोर्स से नहीं है, ओरिजिनल सोर्सेज से है। ओके, ये जो हुमायूं नामा, अकबरनामा, जो अकबरनामा, हुमायूं तो उसके जहांगीर है। हाँ। तो यहाँ तक कि जहांगीर कहते हैं कि जब उन्होंने तो लड़के मतलब
उनके पिताजी बहुत 50 साल चले थे, तो उनको भी था, ये उम्र कम होती थी उस जमाने में। खैर, जब मुश्किल से वो बन गए, सुल्तान जब बन गए, तो उन्होंने पहला काम, लिखते हैं खुद, जो पहला काम किया कि मैं अपने बाबा की अपने फाइल की लाइब्रेरी में गया, और जो पहली पुस्तक मैंने पढ़ी वो थी रामायण। खुद लिखते हैं। और फिर उससे मुझे कितना मिला, यही है यहाँ की। रामायण पढ़ने से मेरा मजहब नहीं बदलता है, लेकिन मेरे देश के बारे में जो एक संस्कृति है उसके बारे में तो ज्ञान होता है ना। और उस ज्ञान जो है, उस ज्ञान के बिना हम कैसे रह सकते हैं? सर, इसी बीच में जब मुगल्स की चर्चा आती है तो औरंगजेब का जिक्र भी आता है, और भारत के अंदर जो बहुत ज़्यादा चर्चित बाबरी का मामला रहा वो बाबर के काल का आता है। एक तरफ आपकी चर्चा में एस्ट्रोलॉजी और हिंदू बिलीफ्स को देखना समझना ये सब शामिल दिखता है पुस्तक के माध्यम से, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों ने एक अलग ही पिक्चर प्रेजेंट की है? देखिए, बाबर को तो छोड़िए, वो तो 3-4 साल में ही विवादित देश था। शुरू होती है कहानी हुमायूं से। औरंगजेब ने बर्बाद कैसे किया, ये वसीयत को बर्बाद क्यों किया? इसलिए नहीं कि उनको हुकूमत नहीं समझ आता था, हुकूमत ठीक से समझते थे, लेकिन देश क्या था वो नहीं समझ में आया। जिस दिन से उन्होंने जिजिया, और बाबर ये बाय द वे औरंगजेब के बाद जो आए तो 10 साल के अंदर फिर जिजिया ख़त्म कर दिया उन्होंने। बोलते हैं नहीं, सब नहीं चल सकता है। तो ये औरंगजेब ने तो बर्बाद इसलिए किया क्योंकि जो एकता बन गई थी, रूलिंग क्लास की एकता बन गई थी, लोगों के विचार में जो एक एकता बन गई थी, उन्होंने तो तोड़ तोड़ के चूर किया ना। और सिर्फ हिंदुओं के नहीं, शिया के बारे में जो कहते थे वो तो कोई पढ़े। वो शिया कहते थे, हम कहते हैं ना कि ये एक किस्म का डीमन होता है, घोल होता है, जो कब्रिस्तान से बदन चोरी करता है। कहते थे शिया तो वो ज़ात है। इतनी मतलब गंदी बातें। उनकी इस घनघोर निराशावाद के पीछे क्या एक इंडिविजुअल, देखिए, एक आदमी कैसे बर्बाद कर सकता है इतनी बड़ी इमारत को? ये तो हर परिवार में शायद ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन एक बात है बहुत इंटरेस्टिंग, औरंगजेब 90 बरस तक थे, और 80 बरस के जब हुए, बहुत लंबी उम्र थी उस जमाने के लिए, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि देखो, मैंने तो सबको देख लिया है, वैसे तो सब नालायक हो तुम, लेकिन लगता है तुम्हें को मुझे सौंपना पड़ेगा। ये एक बात उन्होंने कहा, कहना मैं कुछ बातें बाप की तरह कहना चाहता हूँ जो मैंने किसी को नहीं किया। देखो, मैंने ये किया, वो किया, और जितनी उन्होंने माफ़ी मांगी ऊपर वाले से कि मुझसे इतनी बड़ी गलतियाँ हुई, वो भी एक अलग कहानी है, लेकिन उनको पता चल गया था कि हमने बर्बाद किया। तो अपने बेटे को कहे कि देखो, मैं तो तीसरा भाई था, मुझे ये सुल्तान बनने का कोई उम्मीद नहीं था। हमारे बाप का जो फेवरेट था दारा शिकोह था, अगर दारा शिकोह बन गया तो देश कहाँ, कोई अंग्रेज़ नहीं आ पाता, क्योंकि दारा शिकोह ने उपनिषद पे जो काम किया है वो एक महत्वपूर्ण काम है। तो ये उन्होंने कहा, मेरा कोई चांस ही नहीं था मानो, और अगर दारा शिकोह कुछ हो जाता तो शाह शुजा में बड़े भाई वो बन जाते। तो वो भी अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, बंगाल को 23 साल चलाया, और उनका जो ज्योतिष था वो बंगाली था, बाल भद्र। तो ये कहें कि लेकिन मुझे बचपने से यकीन था कि मैं ही बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो जन्मपत्री लिखी गई थी, उस जन्मपत्री में देखो जो जो बातें लिखी गई सब सही आई। 80 बरस का मैं हो गया हूँ, और अब बताया उन्होंने कि देखो आज जो है ये राज बादशाह जो आज ताजिकिस्तान में है, वहाँ से लेकर केरल के नज़दीक तक पहुँच गया है, इतना बड़ा राज है। लेकिन वो ज्योतिष और जन्मपत्री में लिखा है कि मेरे मरने के बाद 4-5 साल में सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो उनकी ज्योतिष के ऊपर, जो नहीं मानता था
जो एंटी कल्चरल यूनिटी का था, उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो हमने टाइटल है आफ्टर मी केओस, वो उसका दिया हुआ है कि मेरे बाद तबाही। ओके, इसलिए बुक का नाम जो आपने ये शब्द यूज किया है वो कि औरंगजेब मेरे के बाद बारे में। तबाही, हाँ हाँ हाँ, एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। बहुत बढ़िया। तो आज के दौर में आपके अंदर इस तरह की थॉट आने के पीछे का क्या रीजन रहा होगा? क्योंकि जब कोई विषय वस्तु का चयन आपने करता है, आपने कहा कि कोई भी चीज ऑलरेडी है तो उस पर लिखने का मतलब कुछ होता नहीं है। आपके थॉट आने के पीछे आपकी कोई कल्चरल आइडेंटिटी है इस बात को लेकर के? आपके मन में एस्ट्रोलॉजी के प्रति कोई फेथ है, या एस्ट्रोलॉजी को आपने एक ऐसा विषय माना है कि ये बड़ा ही ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा कि एक तरफ हिंदू कल्चर है, बिलीव मुगल कर रहे हैं, और आज के देश में जहां ये बहस छिड़ी हुई है कि भारत होने के लिए हिंदू होना, और हिंदू का मतलब हिंदू संस्कृति को अपनाना, भारतीयता को अपनाना, तो क्या आज के दौर में आपकी ये पुस्तक इस बात को समझाने में कामयाब होती है? देखिए, संस्कृति अपनी जगह पे है, मजहब अपनी जगह पे है। मैं तो बार बार कहता हूँ लोगों के, आप भगवान पे यकीन करते हैं, आप अल्लाह पे यकीन करते हैं, बिल्कुल आपकी पूरी मतलब फ्रीडम है, आज़ादी है, जिस पे यकीन किए। लेकिन भगवान या अल्लाह ऊपर वाला जो है, वो तो मजहब से बहुत ज़्यादा पुराना है ना। गॉड इज मच ओल्डर देन रिलीजन। इस्लाम तो 1400 साल का है, तो उसके पहले अल्लाह नहीं थे क्या? हिंदुइज्म की मतलब 3000 साल 4000 साल होगी, तो उसको पहले भगवान नहीं थे क्या? तो भगवान ने तो सबको बनाया है, अल्लाह ने तो सबको बनाया है। कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा है रब्बुल आलमीन, वो रब जो सब आलम को बनाया है। वहाँ कहीं नहीं लिखा है कि अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन है, कि सिर्फ मुसलमानों को बनाया है। तो ऊपर वाले ने आपको भी बनाया है, मुझे भी बनाया है, किसी को पहले बनाया, किसी को बाद में बनाया। हम किस चीज़ पे विवाद रखते हैं, किस चीज़ पे झगड़ा कर रहे हैं? सब अपनी अपनी राह देख के, हमारे जो गुरु, हमारे जो पहुँचे वाले लोग जो थे, यही कहते थे ना, सब राह तो वहीं ले जाते हैं, झगड़ा किस बात की कर रहे हो? इस बात को अगर आप इतना समझ लें तो बहुत कुछ विवाद ख़त्म हो जाए हमारे समाज से। जब तक इंसान है तब तक इंसान विवाद भी रखेगा और जुल्म भी करेगा। ये इंसान की एक मतलब फितरत में है। एज ए वेटरन पत्रकार, हाँ, लेकिन अरे ऊपर वाले को तो इंसान की खराबियों से बचा के रखो। एज ए वेटरन पत्रकार, अनुभवी राजनेता, आज के दौर में जब किसी तरह टीवी डिबेट्स में हिंदू मुस्लिम होते हुए सुनते हैं, चर्चा में सांप्रदायिक हिंसा, तनाव, विवाद, इनको जगह पाते देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, कोई भी समाज में, कोई भी हिस्ट्री की कोई भी फेज में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जंग ना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अमन ही अमन हो। अगर ऐसा एक माहौल बन जाता है तो उसी को तो हम मतलब स्वर्ग कहते हैं या जन्नत कहते हैं, कि यहाँ से इन विवादों से निकले। सबके मज़हब में एक है, जंग है। जंग किस लिए होता है? इनजस्टिस के ऊपर होता है, इंसाफ नहीं मिला इसलिए होता है। बाइबल में भी है, महाभारत में भी है, रामायण में भी है, इस्लामिक इब्राहिमिक टेक्स्ट जो हैं उनमें भी है। तो ये तो एक है, हम समझें कि हम इस बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, ये तो नहीं होगा। लेकिन आज कम से कम हमें, जब हमने एक माहौल बना लिया है कि इल्म का माहौल बना लिया है, आप खुद इतने प्रभावी हैं इस बच्चों को पढ़ाने में, इल्म फैलाने में, नॉलेज फैलाने में है, ज्ञान फैलाने में है, तो आज जब होता है तो दुख ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास जानकारी के बावजूद भी आप जो है क्यों फंसे रहते हैं। सर, हम जब जानकारी तक पहुंचते हैं तो इसमें एक शब्द हम कई बार क्लासेस में डिस्कस करते हैं, मेरा धर्म अच्छा है, ये भाव अच्छा है। मेरा धर्म हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मेरा धर्म अच्छा है, ये भाव अच्छा है। मेरा धर्म आपके धर्म से अच्छा है, विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। बिल्कुल।
और कट्टरता के पीछे जितना ज़्यादा श्रेष्ठता का भाव चढ़ता चला जाएगा, बाइगोटरी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए मैं सबसे डेंजरस कोई एक भाषण हुआ है, तो वो भाषण है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, हाल ही में जो उन्होंने दिया नहीं पिछले साल जो, हाँ पिछले साल जब उन्होंने दिया पहलगाम के कुछ ही पहले जो दिया था, जिसमें कहा था कि हम सुप्रीमेसिस्ट हैं, हम ही मतलब हम अलग हैं। इंसान हो तुम, घमंड तुम्हारा कैसा, जिस दिन जाओगे 4 आदमी रोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने आबादी की जगह बर्बादी की हुई। जिस पाकिस्तान के बारे में तुमने जिसको बर्बाद किया है, जिसकी इकोनॉमी तुम खुद खा रहे हो, आज तुमने जिस कश्मीर को झड़प लिया है, उसमें जनता खड़े होकर आवाज़ दे रही है। आज मतलब आपको पिछले हफ्ते एक पीओके का एपिसोड, नहीं वो तो ही है, लेकिन एक बात किसी को पता नहीं है, पाकिस्तान सरकार की अपनी जो एनुअल इकोनॉमिक सर्वे होती है, तो मैं पाकिस्तान सरकार की स्टैटिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ, किसी और की नहीं। उसमें लिखा है, देखिए गरीबी जो हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, जो हार्श गरीबी, आपको पता है हमने अपने देश से हटा लिया है। पिछले 10 साल में ये एक ज़बरदस्त कामयाबी हुई है कि हमने भूख को मिटा दिया है। ठीक है, ऊपर नीचे है, इनइक्वालिटी है, बहुत कुछ है, समस्याएं हैं, लेकिन आज पहली बार इतिहास में मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मेरे देश में पहली बार हर माँ जो है आज सोती है, इस चैन से सोती है कि आज मेरा बच्चा भूखा नहीं सोया है, क्योंकि पीएम गरीब कल्याण ने जो दी है गरीब के पास। और दूसरी बात, जो गरीब की डिजिटल एम्पावरमेंट की गई है, ये बहुत ऐतिहासिक चेंजेस आई हैं। उधर आप देखिए, मैं खुद हैरान हो गया हूँ, हालांकि मैं स्केप्टिकल हूँ, कि मुझे पता है कि पाकिस्तान एज ए नेशन स्टेट, जो नेशन स्टेट इंडस नदी के ऊपर हो और इंडस वैली सिविलाइजेशन को और मोहनजोदारो को और हड़प्पा के ऊपर यकीन ना रखे, वो तो मुल्क चल ही नहीं सकता। लेकिन मुझे भी नहीं अंदाज़ा था कि इतना ख़राब होगा। अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है कि बलूचिस्तान में अब पॉवर्टी लाइन अब 43% है। ये तो इकरार करते हैं, तो सच्चाई कहाँ होगी? सिंध में वैसा ही है, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा ही है, पंजाब जो सबसे अमीर है उसमें भी 23%। तो आपने तो अपने मुल्क से चोरी की है ना, और एक वर्ग को फैलाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जिस दिन आपको ऊपर वाला बुलाएगा, कफन के साथ 2 लोग नहीं मिलेंगे, तो गरूर कैसा। सर इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। आपने पाकिस्तान का जिक्र कर ही दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कल ही हम अपने एक सेशन के अंदर एक विश्लेषण तक पहुंचे थे, आपके साथ साझा करते हैं। आप उसमें बताइएगा कि आपकी क्या राय है। हमारा एक विश्लेषण था सर कि पाकिस्तान ने बीते 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अमेरिका से जो नज़दीकी बनाई वो एक तरफ है, लेकिन जब से ईरान और अमेरिका का ये युद्ध हुआ, उसने अपने आप को एज ए मीडिएटर प्रस्तुत किया, दुनिया भर की वाहवाही बटोरी। चाहे वो बात एग्जीक्यूट हुई, प्रॉपर नहीं हुई, जैसा भी था, लेकिन अब पाकिस्तान को लोग आतंक के स्पॉन्सर से ज़्यादा मीडिएटर के रूप में चर्चा में लेकर आ रहे हैं कि आपने शांति के लिए चलो ये प्रयास तो किया। सर ऐसी स्थिति में अगर हम हल्का सा पीछे चलते हैं और भारत का जो कालखंड पीएम मोदी के टाइम पीरियड के अंदर भी, आपके विदेश मंत्री के जब दौर में आप रहे तब उस दौर को भी देखते हैं, भारत उस समय तक बहुत हद तक दुनिया को ये समझाने में कामयाब हुआ था कि दैट नेशन इज ए स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म से शांति दूत बनने तक की ये जो पूरी यात्रा है, इसे आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान की कामयाबी के साथ क्या भारत की विफलता के रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो मेरा ख्याल फॉरेन पॉलिसी को मीडिया डिबेट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है कि पाकिस्तान अगर कामयाब हो गया तो इसका मतलब है कि हम असफल रहें, ऐसी बात नहीं होती है। सबकी ट्रेजेक्टरी जो होती है पॉलिसी की, वो अपने बेसिस पे होती है। तो पाकिस्तान की हम समझे अभी क्यों हुआ है, और ये ईरानियन समझते हैं। ईरान बहुत अक्लमंद मुल्क है। लोग समझते नहीं हैं कि पिछले 20-25 साल से ईरान ने 4% GDP अपना R&D पे खर्चा कर दिया है। 2000 यूनिवर्सिटीज़ हैं,
100 मिलियन लोगों के लिए। और ये फालतू यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा PhDs अभी किसी शहर में है दुनिया में तो तेहरान में। तो इसीलिए आज तकनीकी और साइंटिफिक जो अब तो लोग कबूल करने लगे हैं। खैर, तो पाकिस्तान की जो जगह थी, अमेरिका को क्यों चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो बर्ताव हो रहे हैं, जो टॉक्स हो रहे हैं, इसका असल अर्थ क्या है? हम हर वक्त कहते हैं कि ये पीस टॉक्स है, ये अमन, बिल्कुल पीस टॉक्स नहीं है। अमन 2016 में उस इलाके में नहीं था और अभी तो नहीं हुआ। ये जो टॉक्स हो रहे हैं, ये अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका एक युद्ध से कैसे अपने आप को डिसएंगेज कर ले। और क्यों डिसएंगेज कर ले? क्योंकि अमेरिका समझता रहा था, जब इसने 28 फरवरी को इजराइल के कहने पे सुबह जब जंग शुरू की थी, तो इसके दिमाग में था कि 48 घंटे का मामला है, आप लीडरशिप को ख़त्म कर लो, ये सब पिघल जाएंगे, क्रम्बल कर जाएंगे। समझते नहीं थे। सबसे पहले आपको जब किसी के खिलाफ जंग करना है तो कम से कम दुश्मन को समझिए तो पहले है क्या। तैयारी तो लंबे समय से कर रहे थे ये लोग। तैयारी तो समझते थे ना कि हम 48 घंटे में ख़त्म कर लेंगे। अब पता अब क्या हो गया है, कल ही परसों ट्रम्प साहब अपनी म्यूनिशंस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग के सामने जाके पब्लिकली उन्होंने दिखा दिया है कि हमारे पास अब असलहा नहीं बचा है, हमने कितना ख़त्म किया, इसीलिए जंग ख़त्म करना पड़ा। अब असलहा नहीं बचा है और ईरान के पास है, वो जानते हैं। तो ये जो कहानी है, ये है अमेरिकन डिसएंगेजमेंट की, अमन की नहीं। अमन अगर करना है तो आपको गाज़ा का मसला संभालना पड़ेगा, सीरिया का मसला संभालना पड़ेगा, गोलन हाइट्स संभालना पड़ेगा, लेबनान में किसकी क्या जगह है, बहुत कुछ विषय है, इसके लिए सालों लग जाएंगे। ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है, उसमें अमेरिका को कौन सा मुल्क चाहिए था जो उसकी बात रख दे, या अगर पब्लिकली नहीं बताए तो समझते, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। उसमें उसको एक क्लाइंट स्टेट चाहिए था। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि गल्फ में भी उसके क्लाइंट स्टेट हैं, लेकिन उन गल्फ से के साथ तो ईरान उस वक्त बात करने को तैयार नहीं था। तो इस इलाके में उसके अमेरिका का क्लाइंट स्टेट सिर्फ पाकिस्तान बचा था। चीन और रूस अमेरिका के क्लाइंट तो होंगे नहीं, इंडिया तो अमेरिका का क्लाइंट होगा नहीं, तीनों मुल्क जो हैं इस इलाके में नहीं होंगे। तो वही होगा ना जिसको, जो आपकी बात बिना इधर उधर किए या बिल्कुल मतलब पैरेट करके बोल दे, ठीक है, तो उसकी भी जगह है निगोशिएशंस में। हम क्यों कहें? हाँ, ये ज़रूर है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इमारत तो वैसे तो सैंड पे बनी है, रेत पे बनी है, लेकिन तब भी रेत पे मैंने 2 मंजिल का मकान तो बना ही लिया है। रेत पे ही हो सकी। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि वो क्लाइंट स्टेट है और इसी क्लाइंट स्टेट की वजह से उसे चूज़ किया गया। बहुत बार इस तरह के सवाल उठते हैं कि कतर बहुत बार ऐसे देशों के बीच मध्यस्थता किया है जिनके लिए वो न्यूट्रल था। अब अगर गाजा और इजराइल के बीच में बात होनी है तो कतर ने प्रस्तुत कर दिया खुद को, अफगानिस्तान अमेरिका के बीच में बातचीत होनी है तो इसने प्रस्तुत कर दिया। इवन सुर्खियां हैं कि इसने वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में भी खुद को एज ए आर्बिट्रेटर पेश किया। लेकिन वो कतरी जो है ना, वो कहते हैं मजाक तो हर चीज़ नहीं होती है, जब कोई मजाक करे समझना सच्चाई उसमें है कि हमें फॉरेन पॉलिसी ये है कि हम वॉशिंगटन में बैठ के क्यूबन सिगार पी के बात करें। तो एक्चुअली कतर, ईरान ने समझौते में ईरान ने कहा था कि कतर को लाइए। अभी हुआ भी सर, स्विट्जरलैंड में कतर के ही रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट भी थे। जो बात शुरू हुई ना, वार्ता शुरू हुई, तब ईरान ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, आप कतर भी लाइए, क्योंकि एक भरोसा है कि चलो कतर अरब बात है, वो एक किसी तरह से मैच्योरिटी के साथ सामने लगेगा। देखिए, ईरान के जो लोग हैं, ये भी मैं एनेक्डोटल आपको कहता हूँ, वो क्या कहते हैं जब वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर क्या है, तो वो कहते हैं कि भारत से जब हमारा कोई मतभेद होता है या वो अलग पोजीशंस लेते हैं तो हमारी बात समझ में आती है,
क्योंकि वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। तो नेचुरली हमारे कई मसलों पे अपना इंटरेस्ट होगा, उनका अपना इंटरेस्ट है, वही तो चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान से जब हमारी ये मत अलग होते हैं, तब हमें पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे कर रहा है, हमसे झगड़ा कर रहा है। तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है। देखिए, मैंने तो एक और ऐसे में भी लंबा लिखा है कि आज़ादी और इंडिपेंडेंस में बहुत अंतर है। आज़ादी बहुत सारे देशों को मिली है, लेकिन इंडिपेंडेंस सारे देशों ने नहीं लिया है। समझाइए इस बात को। अरे मतलब इंडिपेंडेंस होता है वो किसी पर निर्भर नहीं है अब आप। हाँ, अब किसी पर निर्भर नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, भारत की जो यूनाइटेड भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी, तो हमने अंग्रेज से आज़ादी के लिए लड़ाई किया था। जो मुस्लिम लीग मूवमेंट थी जिससे पाकिस्तान बना, वो अंग्रेज के साथ नहीं आज़ादी चाहिए था, उसको भारत उससे हिंदू से आज़ादी चाहिए। तो इसलिए उसने अलग से देश बनाया। और जब जिन्ना ने कहा था कि हमें हिंदुओं से आज़ादी जो अंग्रेज ने दी है, उसको बचाने के लिए हमें वेस्ट के किसी देश का गुलाम बनना बहुत ज़रूरी है, वही बचाएगा। ये जिन्ना का लिखा हुआ डॉक्ट्रिन है, जो मैंने एक लंबे से ऐसे कोट करके लिखा है, और साफ उन्होंने कहा था, और कोई तरीका नहीं। और इसीलिए शुरू से ही उसने उस ज़माने में उन्होंने मिलिट्री एड की डिमांड कर ली। अच्छा, वो कहा कि इनको बता दो कि हम रूस के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हमारा झगड़ा तो भारत के साथ है। तो ये तब से ये मसला चल रहा है, वो बद्दा नहीं। सर, मैं आपकी किताबें देख रहा था, आपने कश्मीर के ऊपर भी पुस्तक लिखी है। जब किसी विषय वस्तु का सिलेक्शन हो रहा होता है, चयन आप अपने दिमाग में कर रहे होते हैं, कश्मीर का ही अगर हम एक बार के लिए कंटेक्स्ट लें, आज के जो हालात कश्मीर में हैं, वर्तमान में बदलता कश्मीर जिसे हम देखते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आए दिन अब सुनने में आता है कि जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्थितियाँ पाकिस्तान ने बद से बदतर की हैं। लेकिन शुगर कोटिंग में नैरेटिव का कितना बड़ा योगदान होता है? देखिए, नैरेटिव की एक जगह तो होती है, ख़ास तौर डेमोक्रेसी में। वो ज़माना चला गया कि एक छोटा वर्ग जो रूलिंग क्लास था, उसी के बीच में डिस्कशंस भी होते थे, फैसले भी होते थे, कई मत भी होते थे, कई राय भी होते थे, और एक राय पे फिर कोई भी सुल्तान होता था, राजा होता था, जो भी होता था। अभी भी डिक्टेटर बहुत हैं, तो ये डिक्टेटरशिप जो है वो अपने तरीके से चलाती है। अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो पॉपुलर नैरेटिव जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लोगों को समझना और समझाना वो भी एक बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी है। आप लोगों की राय से ज़्यादा दूर पॉलिसी नहीं ले जा सकते। और जो सरकार अपने हित में लोगों से बदरुख हो गया या लोग से दूर हो गया, उसकी हालत वही हुई जो ममता बनर्जी की हुई। और देखिए, ममता बनर्जी सिर्फ नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी हमारे डेमोक्रेसी में जीती भी है, हारी भी है, और ये हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। कोई जीत परमानेंट नहीं होता है, कोई हार भी परमानेंट नहीं होता है। मैं सर इसी नैरेटिव पर इसीलिए आना चाह रहा था, और आपने कहा कि जनता इससे बहुत तारुफ भी रखती है। सर, सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, उसके बाद भारत ने सारे साक्ष्य बहुत खूबसूरती से दुनिया के सामने रखे, लेकिन जो नैरेटिव ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के दम पर पाकिस्तान के पक्ष में बनाया, चाइना पूरी तरह से अपने माल को पाकिस्तान में बेचने के लिए जिस तरह का माहौल खड़ा कर दिया, उससे भारतीयों के दिमाग में ही एक लंबे समय तक शंका उत्पन्न कर दी गई। ये तो बाद में ट्रंप का ही दिमाग बदलता चला गया कि 5 फाइटर जेट, 6 फाइटर जेट, वो फिर 11-12 फाइटर जेट तक पहुंच गए, तो लोगों को लगा कि वो फेक था। लेकिन सर, शुरुआती दौर में नैरेटिव वॉर में ऐसा लगने लगा था कि भारत पाकिस्तान के सच में तो नहीं हार गया है। इसे आप कैसे देखते हैं सर, कि भारत ने अपनी प्रस्तुति मजबूत नहीं करी? देखिए, नैरेटिव जो है ना, हाँ, आप तो मीडिया में भी हैं, अगर पहले 48 घंटे में आपने नैरेटिव नहीं बनाया तो फिर आप दौड़ में पीछे रह गए।
क्योंकि एक हमारे बहुत 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 ही अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, फिलिप नाइटली, संडे टाइम्स में, लंदन के संडे टाइम्स में, उसमें वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म था उसके बहुत माहिर थे, मतलब एक लेजेंड थे फिलिप नाइटली। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द फर्स्ट कैजुअल्टी, जो पहले क्या जख्मी होता है जंग में। तो कहते हैं फर्स्ट कैजुअल्टी इज द ट्रूथ। सच्चाई जो है सबसे पहले, वो सच्चाई वुंडेड होती है या मर जाती है जंग में। तो ये जो है शुरू में आपने जिसने ऐलान कर दिया, और हमारी तरफ से जैसे मतलब NSA ने इतना मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया इवेंचुअली, है बस, और कितने खूबसूरती से उन्होंने जवाब दिया। अरे एक जगह बता दो ना, एक शीशा दिखा दो जो इस जंग में हमारा टूटा हुआ। अब ये बात जो लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाती है, बात तो सही है, कोई शीशा तो नजर नहीं आया। अगर आप इतना है तो भाई सबूत कहाँ है? इस देश में तो हर दूसरा आदमी मोबाइल लेके इस समय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बना हुआ है। लेकिन क्योंकि वो मीडिया नैरेटिव के इंचार्ज नहीं थे, ये उन्होंने 2 महीने बाद बात की, जब कहीं वो शायद कहीं IIT बोल रहे थे, हम मद्रास में थे शायद। तो ये बात जो है तो हमारे 48 घंटे 72 घंटे में बोलना चाहिए था ना, जो भी इंचार्ज हो। एक ऐसी जो घटना हमारी हुई थी। स्पोक्समैन जो थे, ये उस वक्त तो बनाना चाहिए था। खैर चलिए जो हो गया, लेकिन हाँ। देखिए एक बात याद रखिएगा कि झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती है। आप नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन आप सच्चाई को बर्बाद नहीं कर सकते। अब जो है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और अब सबको पता है कि हमने जब नूर खान बेस का दरवाज़ा अपने मिसाइल से खटखटा दिया, उस वक्त इस अचानक इस्लामाबाद कुछ घंटों में अमेरिका पहुंच गया, ऐसे होश में आया कि अमेरिका पहुंच गया, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो हमने एक चीज़ देखिए प्रधानमंत्री मोदी के पॉलिसी में, जो बहुत ही मैं समझता हूँ एक फिलोसॉफिकल भी पॉलिसी है, कि अगर हमारे साथ पहलगाम होगा तो हम इसके लिए किसी सिविलियन को नहीं मारेंगे, सिर्फ जो करने वाले, जो जालिम हैं, जो कसूरवार हैं, उनकी ही से हम जस्टिस लेंगे। इसलिए नहीं कि हम बच्चों को मारेंगे या इसके मारेंगे। तो हमारे जो रिस्पॉन्स होती है बड़ी केयरफुल होती है। जब पाकिस्तान ने इसको एक जंग के रूप में बढ़ा दिया, तब हमें उसको भी जवाब देना था। तो जवाब मिल गया तो भागे अपने। ठीक है, तो इस पूरी कहानी में एक तरफ तो था पाकिस्तान, जिसको हमने जैसे चाहा जवाब दिया। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि हमारे जनरल साहब आसियान कंट्रीज़ के दौरे में थे, और उनके साथ में ब्लूमबर्ग के किसी पत्रकार ने फाइटर जेट संबंधी कोई जानकारी ली। तो वो इस बात को कबूलने में, मतलब हमने अपने कई बार सेशंस में इस बात का डिस्कशन किया है, माना कि मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है विदेश नीति, लेकिन सर एक विषय, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ही लाइन में था कि देश के नैरेटिव से सरकार की पॉलिसी दूर नहीं रह सकती, जो जनमानस सोचता है। हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी क्यूरियस चर्चा ये थी कि इन केस जंग में भारत का कोई नुकसान भी हुआ है, फॉर इंस्टेंस कि अगर कोई हमारा राफेल गिरा है, कहीं कोई फाइटर जेट गिरा है, हम इस बात को भी अगर कहना चाहते हैं तो इसमें शर्म किस बात की है? मतलब अगर चलिए एक बार के लिए हमारे जनरल साहब ये स्वीकार रहे हैं कि गिरा है, लेकिन नहीं बताएंगे कितना गिरा है। यहां से सर क्या है कि संशय को बहुत ज़्यादा जगह मिलती है। फाइटर जेट्स का गिरना किसी भी जंग में, इजराइल बाकायदा दिखाता है कि देखिए मेरे घर में यहाँ आकर मिसाइल पड़ी है। ईरान बाकायदा फुटेज के लिए विदेशी मीडिया को बुलाता है कि देखो हमारे यहाँ ये नुकसान हुआ है। दुनिया भर के देश अपने ऊपर हुए नुकसान दिखाने दुनिया को बुलाती है। क्या हमने शुरुआत से ही स्टैंड गलत दिशा में ले लिया था क्या सर? देखिए एक बात तो समझ लीजिए जी, हर जगह जनरल, हमारे जो जनरल्स हैं उनकी कोर कॉम्पिटेंस मीडिया नहीं, और ना ही उनको उसमें ट्रेनिंग दी जाती। उनका कोर कॉम्पिटेंस है जंग जीतना, और वो जीतते हैं। जिनके बारे में आपने जिक्र किया, उन्होंने आखिर सिंदूर का जंग जीत के तो दिखाया ना, सच्चाई तो उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी।
जो लोग नैरेटिव के इंचार्ज में थे, हम्म, जो मंच पे खड़े होते हैं, प्रॉब्लम वहां तक थी। मंच से आपने क्यों नहीं बोला? सर मंच पे भी तो सेना के ही अधिकारियों को बिठाया गया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब प्रेस ब्रीफिंग्स हो रही थी तो तब सेना वो- के अधिकारी आकर के हाँ, ब्रीफिंग्स उस दे रहे वक्त थे। जो ये तो तब समझने वाली बात नहीं, थी तो कि देखिए वो ये तो लोग। वो अधिकारी हाँ, तो बैठाया गया क्योंकि हमें एक सिग्नल देना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन जो ब्रीफ कर रहे थे, हम्म, खैर चलिए उस बारीकी में हाँ, मतलब कितनी ये तक इसलिए जाए। चर्चा है। जो ब्रीफ कर रहे थे ना, हम्म। उनको उस वक्त साफ कर देना चाहिए था हम्म, कि ये बात जो है गलत है। एक्चुअली क्या हो गया था, इन्होंने कहा भी था हम्म, कि ये झूठ है, हम्म, लेकिन पाकिस्तान की चर्चा और ट्रंप वगैरह का एक जो कंबाइंड, मैं समझता हूँ मीडिया वॉर जो था, उसमें इतने वो आगे बढ़ गए थे कि हमारे डिनायल्स भी, वही जो दो महिलाएं थी, उन्होंने कई बार, मुझे याद है, इसको डिनाई किया था, लेकिन उनकी डिनाइल जो है सैलाब में कहीं फंस गई। ट्रंप का जिक्र हुआ। ट्रंप इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ सोशल मीडिया, क्या इस बात पे आप? नहीं, देखिए, ट्रंप जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उनका अपना एक नज़रिया है, अपना एक तरीका है। कोई भी इंसान जो है अपने कैरेक्टर से तो दूर नहीं रह सकता है। उनके कैरेक्टर और उनका जो उनकी जो स्ट्रेटजी है, वो एक, मैं समझता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी है। वो हर न्यूज़ साइकिल को कंट्रोल करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, बस, ठीक है। कि और किसी की आवाज़, जैसे उस वक्त पाकिस्तान ने किया था, भाई उस दूसरे की आवाज़ आपको सुनाई ही नहीं देगी, मैं इतना शोर मचा दूँ और किसी भी बात में मचा दूँ, कह दूँ अरे ये मग है मेरे सामने, इसी मग को तो मैंने 10 साल पहले जो है जेल में भेजा था। तो आप सच हो गलत हो आप बाद में बात करेंगे, अभी तो बात देखें, अरे मग जेल गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं। सर हम लोग ना इसका जब एक हाँ, एनालिसिस वो निकाल रहे थे रिलेट करने के लिए, तो हमने एक चीज़ देखी कि सर शुरुआत में मीडिया का इस्तेमाल सरकारों द्वारा होता रहा। या तो मीडिया अकाउंटेबल बनाती थी सरकार को, या सरकार के दबाव में आकर के खुद उनके अनुरूप काम करने लगती थी। ये इस तरह से चलने वाली चीज़ें रही हैं। मीडिया भांपने वाली संस्था भी थी, तो सरकार की मदद से चलने वाली भी, सरकार के विज्ञापन करने वाली भी थी। जब ट्रंप का थोड़ा सा अध्ययन करते हैं डाउन द लाइन जाकर के, तो हम लोगों ने ना एक, आप बताइएगा कितना सही है ये विश्लेषण, जब पिछले कार्यकाल में वो आए और उनको उस समय के ट्विटर ने बाहर निकाल दिया कि नहीं, अब आपका यहाँ पर ट्विटर पर स्पेस नहीं है। इस बीच में एलॉन मस्क का ट्विटर परचेज कर लेना हुआ, खुद का इनके द्वारा ट्रुथ बना लेना हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में टिकटॉक के लिए उन्होंने चाइना पर प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया कि आप अमेरिकी बिजनेस को अमेरिका में ही बेचो और मेरे अपने लोग इसे संभालेंगे। यानी कि नैरेटिव वॉर में, जहां सोशल मीडिया के बारे में, जैसे अपन ने अभी कहा कि लोगों ने जितना झूठ फैला देना है फैला दिया, सब तरफ आपको वही सुनाई देना है जो वो सुनाना चाहते हैं। तो ट्रंप इतना ज़्यादा झूठ में आगे निकल गए कि वो मजाक का पात्र बन गए। अगर मैं सही हूं तो जो नोबेल पीस पुरस्कार की उनकी मांग होना शुरू हुई थी, वो उनके इस एक्सट्रीमिज्म की, कि जिसमें वो व्यक्ति एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है कि ये मग ही व्यक्ति है जो आप अभी बात बोल रहे हैं। क्या सर अति सर्वत्र वर्जते वाली जो लाइन है वो ट्रंप पर भी कभी लागू होगी? देखिए, क्या होगा नहीं होगा तो आप भविष्य ही बताएगा, लेकिन वो एक अपनी तरह के कैरेक्टर हैं, क्योंकि ऐसा प्रेसिडेंट कभी बना नहीं है और जिसके हाथ में इतनी पावर हो। जब वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ हद तक सही है, क्योंकि जितना पावर अमेरिकन प्रेसिडेंट को लीगली दिया गया है किसी के पास नहीं है दुनिया में। अब उसकी भी एक कहानी है, वो खैर किसी और दिन बताएंगे कि वो एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया और कैसे लिखा गया, वो है उसकी लॉजिक है, लेकिन है उसके हाथ में पावर। अमेरिकन प्रेसिडेंट जितना पावर जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो जब ये स्थिति है, तो इस स्थिति में एक अनसीन बाउंड्रीज होते हैं कि भाई चलो लीगली पावर मेरा इतना होगा, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में या इंटरनेशनल रिलेशंस में कहिए हम इस सीमा तक ही जा सकते हैं। और ट्रंप साहब जो हैं वो कुछ अजीबोगरीब कहानी उनकी इतनी है कि वो जो अमेरिका के ट्रेडिशनल एनिमीज़ हैं उनके बारे में कम बोलते हैं, दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं। तो खैर ये है, इसकी सबूत है। तो इसलिए जो है अब सब ने एक समझ गए है कि ज़बान से जो निकली है बात वो शायद पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करती है।
नहीं तो एक दिन वो ईरान की सिविलाइजेशन को ही बर्बाद कर रहे थे, और अब बहुत रियलिस्टिकली बात कर रहे हैं, बहुत ही रियलिस्टिकली बात कर रहे हाँ, कि सब लोग बैलिस्टिक मिसाइल रखते हैं तो वो भी रख लें, हैं। इसमें क्या मैं बुराई बोल है? रहा हूँ कि इतनी हिम्मत वैसा ही आदमी रख सकता है, उसकी दाद देनी चाहिए। उन्होंने सच्चाई मान ली है, झूठ के नशे में नहीं है वो। अब इससे बहुत दुनिया बदलेगी, सारा इलाका बदलेगा। खाड़ी के जो अरब ममालिक हैं, देश हैं, वो थोड़े से चिंतित हैं कि अब होगा क्यों, क्योंकि जो सारा साया अमेरिका का था, हाँ, अब तक उन जीसीसीज के पास था, वो जो है अब तो हटने लगा है। आज की कहानी है, आज की न्यूज़ है कि इजराइल 110 बिलियन डॉलर का फंड इन्होंने अनाउंस किया है, जिस पे चर्चा हो रही है कि ऑफ आर्म्स इंडिपेंडेंस। हमारे जो असला है, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खरीदेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि इन्होंने जेडी वेंस ने भी 2 दिन पहले ही बोला है कि आप जिन जंग के लिए हथियार इस्तेमाल कर रहे हो वो हमारे दिए हुए हैं। और अब उसके अगेंस्ट में ये है कि अब जो हम अपनी तैयारी आत्मनिर्भर समझ लीजिए। क्योंकि सर अब ना इसी दिशा में समीकरण बदलते जाएंगे। ईरान ने इस जंग से बहुत कुछ पाया है। अगर कोई ये कहे कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जो दोबारा हुई इस समय, एक तरह से टेक्निकली ट्रंप ने वहीं बैठ के महल में जिन चीज़ों को साइन किया, उससे कहीं ना कहीं ईरान विजेता प्रूव होता दिख रहा है। अगर उसको इस तरह से देखा जाए तो हॉर्मुज पर 60 दिन बाद फिर डिसीजन होगा, आपके जो फ्रोजन फंड हैं वो छोड़ दिए जाएंगे, साथ में आपके साथ जितने भी और देशों को इन्वेस्टमेंट के लिए 300 बिलियन डॉलर के लिए उकसाया जाएगा, तेल आप दुनिया भर में बेच पाएंगे, न्यूक्लियर वेपन के लिए आपके पास में हम IAEA के लोगों को भेजेंगे, अब तक जिद थी कि हम निकाल के ले जाएंगे। इन सब में अगर वे करने निकले तो ईरान जीतता दिखता है। और जब ईरान जीतता दिखता है तो GCC जिस कंट्री ने इतने समय से अमेरिकियों को अपने यहाँ पनाह दी हुई थी, सर कहीं ना कहीं अब वो चाइना की तरफ नहीं भगेंगे। देखिए, ईरान ने इतना बड़ा मैसेज दिया है। हमारे प्रधानमंत्री को जो इनविटेशन आई है, हाँ, कि उनके जो महान लीडर है, सबसे बड़ा जो जुलूस निकलेगा, मतलब जो आयतुल्ला खमैनी के जो जब दफन होंगे, तो मैं तो माजिद सुलेमानी जी को जब दफना रहे थे, मैं था उस दिन तेहरान में, तो जो करते हैं मतलब, और जो एक माहौल बनाते हैं, और उनकी जो म्यूज़िक होती है, म्यूज़िक गाते हैं जब दफन के लिए जाते हैं, वो तो मतलब आप देखिए, वो तो मतलब एक ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट उसका जो होता है ज़बरदस्त होता है। और उसमें जो हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने दावत दी है, तो उसका मतलब है जो ईरानियन खुद कह रहे थे कि हाई टेबल पे भारत का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य आप भारत के बिना नहीं बना सकते। ये बहुत पावरफुल मैसेज है, और जो प्रधानमंत्री को दावत दिया है, और अब देखिए क्या होता है क्या नहीं। हाँ, मतलब सर ये भी एक कयास ही है कि प्रधानमंत्री अगर ऐसे समय पर वहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब जब सामान्यतया भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं, प्रधानमंत्री को दावत दी गई है, प्रधानमंत्री के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि अब वो वहाँ जाकर के ये मैसेज दें, सोशल मैसेज करें कि वो इजराइल और ईरान में से किसकी तरफ जा रहे हैं। नहीं, ऐसे मैसेजिंग नहीं जी है। नहीं, ये सब कहना कि क्योंकि हमारे इजराइल के साथ दोस्ती है इसीलिए ईरान के साथ दुश्मनी होगी, ये सब तो बचपना है, सॉरी टू से, ये मीडिया बचपना है। और हम इतने कमज़ोर मुल्क थोड़ी हैं कि हम 2 संबंध नहीं रख सकते हैं। ये क्या बात है, और एक संबंध दूसरे को ऊपर ला रही है। ये सब तो क्लाइंट स्टेट का है, ये आज़ाद स्टेट की फॉरेन पॉलिसी नहीं है। बहुत खूब। इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने एक शब्द यूज किया था पाकिस्तान के लिए कि वो दलाल है। खैर वो सब देखिए, सॉरी टू से, ये गलत, मैं किसी की प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए था, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को भी तय पे रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी पॉइंट में फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आपने थोड़ी देर पहले एक लाइन कही कि ट्रंप बहुत पावरफुल हैं, उनको यूएस से इतनी पावर मिली है, सर ये पावर वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसके पीछे उनका कोई हिडन एजेंडा था? नहीं, हिडन एजेंडा नहीं है। ट्रंप ने ये तय कर लिया है कि नेटो का ज़माना ख़त्म हो गया है, और यूरोप को अपनी ताकत बढ़ा के यूरोप के मसले जो है यूरोप संभाले, मैं क्यों संभालूं?
और यूरोप मुझे कौन सा मदद करने दौड़ता है? जब भी अमेरिका था, यही ईरान पे देखिए, कहाँ था यूरोप? नहीं नहीं, हमारी तो पॉलिसी अलग है। अब अलग है तो ठीक है, हमारी भी पॉलिसी यूक्रेन के लिए अलग है। आपको अगर लगता है कि पुतिन ने हमला करके आपका कब्जा कर लिया है तो ताकत दिखाइए। आपने ये हालत कर दी है अपने डिफेंस की कि 5 साल की कहानी है, 5 साल 6 साल पुरानी। जर्मनी में उनकी डिफेंस मिनिस्टर, जो फिर यूरोपियन की बहुत हाई ऑफिशियल बन गई, उन्होंने नेटो प्रैक्टिस के लिए गन्स नहीं थे, मतलब एक्सरसाइजेस में जाने के लिए, तो जर्मन ट्रूप्स झाड़ू लेके गए थे हाथ में। ये हालत कर दी थी उन्होंने। और सारा पैसा जो है, जो सिक्योरिटी पे खर्चा करना था, अपने सोशल वेलफेयर पे और लोगों को मैंने ज़िंदगी आराम करने के लिए दिया, क्योंकि इलेक्शन जीतना था। तो ट्रम्प जो यही बात इनको कह रहा है कि आप कब होश पे आएंगे। ओके, तो आपका ये जो व्यू पॉइंट है नाटो को लेकर के कि अमेरिका का इन्वेस्टमेंट नाटो में बहुत ज़्यादा है और ये लोग अपनी जीडीपी का 2% भी उसके बजट पे खर्च नहीं कर रहे। वो अभी कह रहे हैं कि हम 3% कर देंगे 2030 तक। तो पहली बार किसी ने यूरोप को कहा है कि इफ यू वांट टू बी अ बिग बॉय देन बिहेव लाइक वन, राइट। आप अगर बालिग अपने आप को कहलवाना चाहते हैं तो बालिग की तरह बिहेव भी तो कीजिए। ठीक है, आप आज के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत ट्रंप को सही से हैंडल कर रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक बात आप कभी मत भूलिए, उनकी अब वो फॉरेन पॉलिसी में पिछले 12 साल में हर जगह से नेता आए गए, वो जी और पुतिन, यही 3 नेता है जो उन्होंने दुनिया को बहुत बदलते देखा है। कब इंटरवीन करना है समझते हैं, कब खामोश रहना है। हर चीज़ पे वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करते। क्या कहना है, कब खामोश रहने से फ़ायदा है। हर चीज़ में कूदना ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इसलिए ये इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो बहुत इत्मीनान के साथ एक अपना रास्ता निकाला है, उस पर मैं समझता हूँ कि लोग बहुत ही इसका एहतराम भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी भारत को मिल रहा है हर जगह से। देखिए, भारत को अब मैं समझता हूँ कि इंडिया हैज़ बिकम अ डिसिसिव पावर इन एशिया। आप इंडिया को एशिया के जियोपॉलिटिक्स से और एशिया के इकोपॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स से भी आप उसको बाहर नहीं रख सकते। सर, बाहर कौन रखता है? जो बाहर का व्यक्ति है वो हमको कितना भाव देता है। हाल ही में ट्रंप की डिफेंस मिनिस्ट्री ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वॉर ने इंडो पैसिफिक से शब्द बदलकर यूएस पैसिफिक कर दिया। या ये अपने आप में इतना सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है कि इंडिया इज नो मोर अफेक्टिंग अस? वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो सच्चाई है, मैंने इंडो पैसिफिक, राइट, is a historical fact which cannot be erased by a Pentagon pencil. अमेरिका ने एक सच्चाई को इकरार किया था। आज एक मतलब विम्सिकल वे में उसको आप हटा नहीं सकते, क्योंकि देखिए, पहले हमारे मुल्क को, भारत को जियोपॉलिटिकली समझा जाता था एज द लैंड साउथ ऑफ द हिमालयाज, पहाड़ों के नीचे ज़मीन है। नरेंद्र मोदी ने इसे द लैंड नॉर्थ ऑफ द वाटर्स भी कर दिया है, समुद्र के नॉर्थ की। और क्योंकि इन्होंने एक सिक्योरिटी पेरीमीटर बना दी है, वो सिक्योरिटी पेरीमीटर आज एडन या रेड सी के मुंह से मलाक्का स्ट्रेट तक है। और जो इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया है, और इसको एलानिया मतलब ज़्यादा नहीं, वो जो अंडमान और निकोबार में उन्हें जो नेवल फैसिलिटीज़ आज बना दिया है, ट्राई सर्विस कमांड की, उन्होंने मलाक्का स्ट्रेट को
भारत और इंडोनेशिया का हुर्मुस बना दिया है। हम्म, ठीक है, जैसे और रेट ईरान और ओमान का है, इसी तरह इंडिया और इंडोनेशिया का आज मलक्का स्ट्रेट है। लेकिन उसके लिए ताकत चाहिए। और शायद अमेरिका, और इसी पे शायद बात ख़त्म कर लें, कि अमेरिका अगर ये बात नहीं समझता है तो इसका यही मतलब है कि पेंटागन ने वो किसी लंबे फ्लाइट पे जो आपको मिलता है ना आँख बंदने का पट्टी लगा ली है। लेकिन आज पट्टी लगा ली है, कभी ना कभी तो नींद से आपको उठना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हमें, और डेफिनेटली जो लोग आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते थे और आपके नज़रिए और अनुभव से जो चीज़ें समझना चाहते थे, उन्हें निश्चित ही इस विषय से मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने रेस्पॉन्सेज गूगल फॉर्म में भर दें जो कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।